हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो मैं सेशन पढ़ाऊंगी वो जेटेड 1 to 5 ईवीएस का सेशन है। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा वो 24वां सेशन होगा, यानी 24 सेट और 23 सेट तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। शुरू से लेकर के अभी तक का जितना वीडियो हुआ है आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पिरामिड यानी इकोलॉजिकल पिरामिड सदैव किस आधार पर सीधा होता है, किस आधार पर यानी अपराइट होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड ऑलवेज अपराइट इन टर्म ऑफ संख्या के आधार पर, या जैव भार के आधार पर, कि ऊर्जा के आधार पर, या उत्पादक के आधार पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी के आधार पर यानी ऊर्जा के आधार पर। जैसे कि देखिए, ऊर्जा का पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा क्या होता है ना, वो हमेशा सीधा होता है, अपराइट होता है। ठीक है, क्योंकि लिंडमैन के कितना कौन सा परसेंट 10% नियम के अनुसार ऊर्जा का प्रवाह हमेशा क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, और उत्पादक स्तर से उपभोक्ता स्तर तक जाने पर ऊर्जा की मात्रा हमेशा क्या होती है, घटती रहती है। ठीक है, तो संख्या और जैव भार के पिरामिड कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या होते हैं, उल्टे भी हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि ऊर्जा के आधार पर क्या होता है, सदैव क्या होता है, ये अपराइट होता है, यानी कि यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी सीधा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का प्रदूषण बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम का प्रमुख कारण माना जाता है। विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम इन इन्फेंट्स। ठीक है, फ्लोराइड पॉल्यूशन, नाइट्रेट कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, लेड पॉल्यूशन, या मरकरी पॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। देखिए, पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिक मात्रा, नाइट्रेट की इसकी मात्रा अगर अधिक हो जाएगी पीने के पानी में, तो बच्चों के खून में जो हीमोग्लोबिन है, यानी कि एचबी जो हीमोग्लोबिन है, उसके साथ मिलकर ये क्या करेगा, क्या बनाएगा, मेटा हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, और जिससे रक्त में जो होता है ना, ब्लड की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता जो हो जाती है वो कम हो जाती है, और त्वचा क्या पड़ती है, ब्लू पड़ जाती है, नीली पड़ जाती है। ठीक है, और इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी परितंत्र यानी इकोसिस्टम से सभी अपघटक यानी डिकम्पोजर समाप्त हो जाए तो सबसे पहले क्या होगा। इफ ऑल डिकम्पोजर डिसअपियर फ्रॉम एन इकोसिस्टम व्हाट विल हैपन फर्स्ट। उत्पादकों की संख्या बढ़ जाएगी, या मृत जैविक पदार्थ जमा होने लगेंगे, या ऊर्जा प्रवाह बढ़ जाएगा, या प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मृत जैविक पदार्थ जमा होने लगेंगे, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर विल एक्यूमुलेट। देखिए, अपघटक, जैसे कि अपघटक में कौन कौन आता है डिकम्पोजर में, ये आता है आपका फंगी, बैक्टीरिया। ठीक है, ये सब जो होते हैं ना, मृत पौधे और जीवों के जटिल कार्बनिक पदार्थ को किसमें बदलते हैं, सिंपल कार्बनिक पदार्थ बदलते हैं, सिंपल कार्बनिक में। ठीक है, यदि ये समाप्त हो जाएंगे तो मृत जैविक पदार्थों और कचरों का ढेर लग जाएगा, और क्या होगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग रुक जाएगा, यानी कि पोषक तत्वों का चक्रण जो होता है ना वो रुक जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी से संबंधित कोशिकाएं मुख्यतः कौन सी है। सेल्स मैनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी इन ह्यूमंस आर आरबीसी है, कि डब्ल्यूबीसी है, कि प्लेटलेट्स है, कि प्लाज्मा है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी कि डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। देखिए, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है ना हमारे शरीर की क्या होती है, सोल्जर्स होती है, यानी सैनिक होती है। हमारे शरीर की क्या होती है, ये सैनिक होती है, जो हमें रोगाणु, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने पे क्या करती है, इम्यूनिटी देती है। क्या देती है, ये हमें इम्यूनिटी देती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पेयर सही सुमेलित है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, यानी कि इसमें कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। मलेरिया, डेंगू, हैजा और तपेदिक में मलेरिया में वायरस है, डेंगू में प्रोटोजुआ है, हैजा में बैक्टीरिया है, और तपेदिक में यानी कि ट्यूबरकुलोसिस में फंगस है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही सुमेलित बोल रहा है। तो हैजा जो होगा यानी कॉलेरा वो बैक्टीरिया से होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, देखिए, हैजा जो होता है ना, ये होता है कौन सा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम है विवरियो कॉलेरा, यानी इस बैक्टीरिया का नाम है विवरियो कॉलेरा। ठीक है, जो यानी कि इसी के कारण होता है, और इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत यानी ओजोन लेयर मुख्यतः किस मंडल में स्थित होती है। द ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन
ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर या थर्मोस्फीयर? इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका बी होगा, स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर के निचले हिस्से में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी रे होती है ना, यानी यूवी रे किरण को पृथ्वी पर आने से क्या होती है, रोकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में केवल लगभग 10% ऊर्जा आगे पोषक स्तर तक पहुंचती है। यह किस नियम पर आधारित है? ओनली अबाउट 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दिस इज नॉन एज मेंडल्स लॉ, 10% लॉ, हार्डली विंग वर्क प्रिंसिपल या गैस प्रिंसिपल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी यानी 10% लॉ। ये 10% लॉ नियम पर आधारित है। देखिए पारिस्थितिकी में ऊर्जा के हस्तांतरण का जो 10% नियम होता है यानी 10% लॉ होता है, वो किसके द्वारा दिया गया था? वो लिंडमैन के द्वारा दिया गया था, ठीक है, जिसके अनुसार एक पोषी से दूसरे पोषी स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही क्या होती है, पहुंच पाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉट स्पॉट यानी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? द मेन पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग अ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इज खनन को बढ़ावा देने, संकटग्रस्त जैव विविधता का संरक्षण, उद्योग स्थापित करना या कृषि उत्पादन बढ़ाना? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि संकटग्रस्त जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्व, ठीक है, ट्रीटेड बायोडाइवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे? देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां स्थानिक प्रजातियों की अधिकता होती है, ठीक है, और उन्हें विलुप्त होने का भारी खतरा होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है संकटग्रस्त जैव विविधता का संरक्षण करना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण में करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? लर्निंग बाय डूइंग इन ईवीएस इन बेस्ड ऑन विच एजुकेशनल प्रिंसिपल? व्यवहारवाद या रचनावाद, या रटने की विधि या व्याख्यान विधि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रचनावाद पे। कैसे? देखिए रचनावाद इस बात पर जोर देता है कि बच्चे अपने अनुभव, प्रयोगों और गतिविधियों यानी करके सीखने के माध्यम से ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी क्षेत्र में लगातार भूजल यानी ग्राउंड वाटर का अत्यधिक दोहन हो तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? इफ ग्राउंड वाटर इज ओवर एक्सप्लोटेड कंटिन्यूसली, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस? जलस्तर बढ़ जाएगा, जलस्तर घट जाएगा, वर्षा बढ़ जाएगी या मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाएगी? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जलस्तर घट जाएगा यानी वाटर टेबल विल फॉल। कैसे? देखिए भूजल का अत्यधिक दोहन करने से प्राकृतिक रूप से रिचार्ज होने की गति धीमी पड़ जाती है, जिससे धीरे धीरे जल स्तर क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वाहक यानी वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर बॉर्न डिजीज? मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या चिकनगुनिया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा यानी कि टाइफाइड। देखिए कैसे? टाइफाइड एक संक्रामक रोग है जो दूषित भोजन और पानी यानी कि इसमें जो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से होता है। किस बैक्टीरिया से? साल्मोनेला टाइफी इस बैक्टीरिया का नाम है और इसी बैक्टीरिया से टाइफाइड नाम की बीमारी होती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है? विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस एंड ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या सल्फर डाइऑक्साइड? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, ठीक है। देखिए लाफिंग गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है और यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? प्लास्टिक बोतल, एल्युमिनियम कैन, वेजिटेबल्स पीस, ग्लास बोतल्स? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, वेजिटेबल पील्स यानी सब्जियों के छिलके। सब्जियों के छिलके प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ गलकर मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। इसलिए यह जो होता है ना वो बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। जैसे प्लास्टिक, एल्युमिनियम और कांच जो होता है ना वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस पोषक तत्व की कमी से बच्चों में घेंगा यानी ग्वाइटर रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स कॉज ग्वाइटर इन चिल्ड्रंस? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम या विटामिन सी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। देखिए शरीर में आयोडीन की कमी से क्या होता है? थायराइड ग्रंथि में क्या हो जाती है? सूजन पड़ जाती है, सूजन।
ठीक है, और जिसे घेघा या ग्वाइटर कहते हैं हम लोग, ठीक है, और इसी से ये रोग हो जाता है, ठीक है, आयरन की कमी से। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन इंडिया इज 1972, 1973, 1975 या 1980? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1973। देखिए, भारत में बाघों की घटती संख्या को बचाने और उसके संरक्षण के लिए अप्रैल अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण यानी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड मुख्यतः कहाँ होता है? वेयर डज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड मेनली अकर इन द ह्यूमन बॉडी? लीवर, किडनी, हार्ट या लंग्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी किडनी। देखिए, मानव शरीर में जो किडनी होता है यानी कि ब्रिक का मुख्य कार्य क्या होता है? फिल्ट्रेशन करना। उसमें से क्या करता है? ये यूरिया और अन्य विषैले पदार्थ को मूत्र के रूप में अलग कर देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की खेती मिट्टी के संरक्षण में सबसे अधिक सहायक मानी जाती है? विच फार्मिंग प्रैक्टिस इज मोस्ट हेल्पफुल इन सॉइल कंजर्वेशन? शिफ्टिंग कल्टिवेशन, काउंटर फार्मिंग, ओवरग्रेजिंग या डिफॉरेस्टेशन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काउंटर फार्मिंग, समुच्चय खेती। देखिए, पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में जो होता है ना, ढलान के विपरीत समुच्चय रेखाओं के समानांतर खेती यानी काउंटर फार्मिंग करने से पानी के बहाव की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है और मिट्टी का कटाव क्या होता है? रुकता है। इसलिए इसमें क्या होता है? मिट्टी का कटाव रुकना यानी सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन क्या होता है? वो रुकता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में ऑब्जर्वेशन स्किल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? विच एक्टिविटी इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग ऑब्जर्वेशन स्किल इन ईवीएस? कॉपी राइटिंग, ठीक है, फील्ड ऑब्जर्वेशन या मेमोराइजेशन या डिक्टेशन? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, फील्ड ऑब्जर्वेशन यानी क्षेत्र भ्रमण एवं अवलोकन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी है। कैसे? देखिए, फील्ड भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप जो होता है ना, बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक और यानी प्रकृति और परिवेश को देखने, छूने और समझने का अवसर देता है, जो उनके अवलोकन कौशल को सबसे बेहतर बनाने का विकसित करता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी झील में अत्यधिक उर्वरकों का प्रवाह हो जाए तो कौन सी प्रक्रिया होगी? एक्सेसिव फर्टिलाइजर रन ऑफ इनटू ए लेक कॉजेज एफॉरेस्टेशन, यूट्रॉफिकेशन, वेदरिंग या डेजर्टिफिकेशन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यूट्रॉफिफिकेशन। कैसे? देखिए, खेतों से बहकर उर्वरक यानी नाइट्रेट और फॉस्फेट, ठीक है, जब झीलों में पहुंचते हैं, कौन सा पहुंचता है? नाइट्रेट और फॉस्फेट। जब ये खेत झीलों में पहुंचते हैं ना, तो पोषक तत्वों की अधिकता से एल्गी जो होता है, एल्गी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और जिससे क्या होता है ना, यूट्रॉफिकेशन कहते हैं हम लोग। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस के संदर्भ में सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ईवीएस? ईवीएस केवल विज्ञान का अध्ययन है या ईवीएस केवल सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है या ईवीएस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण का एकीकृत अध्ययन है या ईवीएस केवल स्वास्थ्य शिक्षा का अध्ययन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईवीएस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण का एकीकृत अध्ययन है। कैसे? देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक एकीकृत विषय होता है जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण क्या होता है ना, सबका क्या एक अंतर संबंध होता है, इंटर रिलेटेड होता है ये सब सारे सब्जेक्ट। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कथन ए में दिया हुआ है कि जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता बढ़ाती है, ठीक है, और इसमें इसका रीजन दिया है कि अधिक प्रजातियां होने से किसी एक प्रजाति के नष्ट होने पर भी पारिस्थितिक संतुलन बना रह सकता है। देखिए, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए कैसे, जितनी अधिक डाइवर्सिटी यानी कि बायोडाइवर्सिटी होगी, खाद्य जाल यानी कि फूड वेब जो होता है उतना ही जटिल और मजबूत होता है, ठीक है। और जब मजबूत होगा तो क्या होगा, यदि एक जीव नष्ट भी हो जाए तो दूसरा का विकल्प बन जाता है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, स्थिर रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से या निम्न से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन के निर्माण की प्रमुख भूमिका निभाती है? विच गैस प्ले अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए कैसे, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ना SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके साथ क्या करेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो क्या करेगा, वायुमंडल में नमी के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, और जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या अचानक से घट जाए तो सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा? इफ द नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर सडनली डिक्रीजेस, विच विल बी अफेक्टेड फर्स्ट? प्रोड्यूसर पे कि सेकेंडरी कंज्यूमर पे कि डीकम्पोजर पे कि सॉइल माइक्रोब्स पे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये प्रोड्यूसर पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे, देखिए, जब प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी कम हो जाएगा तो उपभोक्ता यानी तो उत्पादक जो होता है, उत्पादक कौन है? प्रोड्यूसर हमेशा प्लांट्स को कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स कहते हैं। और जो ये क्या हो जाएंगे, कम खाएंगे, जिससे उत्पादकों की संख्या में अचानक वृद्धि होने लगेगी और खाद्य श्रृंखला का संतुलन प्रभावित होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहा गया है? शाकाहारी को। सीखिए, शाकाहारी यानी हर्बीवोर को, शाकाहारी, ये कम होने लगेंगे। तो जब ये कम होंगे तो ये उत्पादक यानी पौधे जो होंगे, प्लांट जो होंगे, वो कम खाएंगे, जिससे उत्पादों की संख्या क्या हो जाएगी, अचानक से वृद्धि होने लगेगी और खाद्य श्रृंखला का संतुलन प्रभावित रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय वायरस? ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, मीसल्स या टाइफाइड? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मीसल्स यानी खसरा। मीसल्स यानी खसरा एक अत्यंत संक्रामक वायरल संक्रमण है जो किससे होता है? मोरबिली वायरस के कारण होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में स्थानीय पर्यावरण लोकल इन्वायरमेंट का अध्ययन कराने से मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडिंग द लोकल इन्वायरमेंट इन ईवीएस? तो इसका राइट आंसर जो होगा, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। केवल परीक्षा की तैयारी करना, रटने की क्षमता बढ़ाना, ये बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ना, या केवल पाठ्य पुस्तक पूरा करना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ना। देखिए कैसे, बच्चों के स्थानीय पर्यावरण को पाठ्यक्रम से जोड़ने पर अधिगम अर्थपूर्ण बनता है और वे ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन की से क्या जोड़ लेते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स क्या है, रेनेबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्स इन रेनेबल? कोल, पेट्रोलियम, विंड या नेचुरल गैस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी यानी विंड। ठीक है, यानी पवन, हवा। अगला प्रश्न है, कथन ए में दिया हुआ है, वनों की कटाई से मृदा अपरदन बढ़ता है। ठीक है, और कथन 2 में है, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। दोनों कथन सही है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, और लेकिन दोनों कथन सही है, पर कथन 2 सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही, कथन 2 गलत, कथन 1 गलत, कथन 2 सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, दोनों कथन सही है और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। नहीं, वनों की कटाई से क्या होता है, मृदा अपरदन बढ़ता है, बिल्कुल सही। सॉइल इरोशन होता है। अब पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, बिल्कुल सही। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर विकसित करने के लिए ईवीएस शिक्षक को क्या करना चाहिए? टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर अमॉन्ग चिल्ड्रंस एंड ईवीएस टीचर शुड केवल उत्तर याद करवाना, प्रश्न पूछने एवं प्रयोग करने का अवसर देना, या केवल नोट्स लिखवाना, या केवल गृह कार्य देना? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न, इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। प्रश्न पूछने एवं प्रयोग करने के अवसर देना, यहाँ अवसर है यानी पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। कैसे, देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों को जिज्ञासा शांत करने, स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछने, तर्क करने और प्रयोग करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर या 2 फरवरी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। ठीक है, अगला प्रश्न है लास्ट, ईवीएस शिक्षण में करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इन ईवीएस? पाठ का वाचन, पौधारोपण कर उसका अवलोकन करना, उत्तर रटना, या केवल व्याख्यान सुनना?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पौधारोपण कर उसका अवलोकन करना, यानी कि यहाँ पे प्लांटिंग अ सैपलिंग एंड ऑब्जर्विंग इट्स ग्रोथ। देखिए कैसे पौधा लगाना और उसके विकास के विभिन्न चरणों का स्वयं अवलोकन करना प्रत्यक्ष और व्यवहारिक अनुभव यानी लर्निंग बाय डूइंग का सबसे बेहतरीन क्या है, उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन ये समाप्त होता है। फिर अगले सेशन में फिर मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आपसे ये विनती है, वीडियो अच्छा लगे जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय।